हेलो डी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप के ऊपर। जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछला वीडियो सूक्ष्मदर्शी पर आधारित है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए था। तो अब बात करते हैं आज की टॉपिक पे। दूरदर्शी क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। तो ये दूरदर्शी की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, वह प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है दूरदर्शी कहलाता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे इसके टाइप की बात अगर करें तो दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी होती है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और परावर्ती को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अपवर्ती दूरदर्शी क्या है कि इसमें जब वस्तु बहुत दूर स्थित होगी तो उसका बड़ा प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण, यानी कि लेंसों के द्वारा इसमें प्रतिबिंब बनाया जाता है जो स्पष्ट होता है, चमकीला होता है। जबकि परावर्ती दूरदर्शी में कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा लगा होगा जिसमें दर्पण का भी उपयोग किया गया होगा, तो इसलिए इसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब अपवर्ती दूरदर्शी के भी दो टाइप हैं। एक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब यह है पार्थिव, या इसको बोल सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पे आप ज़मीन के लिए शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे स्थलीय दूरदर्शी इसको कहते हैं, स्थलीय भी कहते हैं या पार्थिव कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब तो आपको पता ही है, खगोलीय दूरदर्शी। अब इन सब में आपको सबसे पहले यही पढ़ना है जिस पे अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। और परावर्ती दूरदर्शी का मतलब ये होता है, इसमें भी दो टाइप हैं, एक है न्यूटोनियन और दूसरा है कैसेग्रेनियन। तो इसमें भी आपको पढ़ना है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है, इसके द्वारा आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, तारों, है ना, ग्रहों आदि के स्पष्ट प्रतिबिंब देखे जाते हैं। मतलब खगोलीय दूरदर्शी ऐसा दूरदर्शी है जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों के प्रतिबिंब को देखा जाता है, या आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसे हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब पार्थिव दूरदर्शी मतलब स्थलीय दूरदर्शी, ये क्या होती है, नाम से ही लग रहा है, जमीन पर स्थित जो वस्तुएं होती हैं, अर्थात पृथ्वी पर स्थित दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या स्थलीय दूरदर्शी कहते हैं। अब इसमें जैसे हो गया आपका बहुत दूर कोई पहाड़ स्थित है, वृक्ष स्थित है, या फिर पर्वत की चोटी है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। आपने ये दूरदर्शी देखा भी होगा, बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि दूरबीन का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दूरबीन वही आपकी जो है पार्थिव दूरदर्शी है, उसी को कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। और अगर इन दोनों के डायग्राम की बात करें, बनावट तो इसकी ऊपर से अलग दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर डायग्राम जो बनता है जिससे मैग्नीफिकेशन निकलता है, दोनों का सेम होता है। और न्यूटोनियन दूरदर्शी में क्या होता है कि इसमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात प्राप्त होता है। तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी रचना कैसे होती है, रचना ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की थी। इसमें क्या होता है, दो लेंस इसमें भी लगा होता है और दोनों लेंस उत्तल होते हैं, अवर्णक होते हैं, बशर्ते वहाँ पे आपने देखा था जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, वहाँ पे आपने क्या देखा था कि एक लेंस छोटा था, एक बड़ा था। तो बड़ा वाला लेंस जो था वो नेत्रिका की तरफ था, यानी कि नेत्र की तरफ था, उसी को हम लोग नेत्रिका कहते थे। और जो छोटा लेंस था वो आपका कहाँ पे था, जिधर से आप ऑब्जेक्ट रखते थे, जिधर होती थी ऑब्जेक्ट उधर होता था छोटा लेंस। तो उसी का जस्ट अपोजिट इसमें बड़ा वाला लेंस जो होगा वो किधर होगा, वस्तु की ओर होगा, और जो छोटा लेंस होगा वो किधर होगा, हमारी आँख की तरफ होगा।
तो इसकी रचना क्या है, पहले इसको हम बता देते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवर्धक लेंस लगा होता है जो उत्तल लेंस होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे वस्तु की ओर रखते हैं, जिसके कारण वस्तु का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से दूरदर्शी में प्रवेश कर सके, और इसीलिए इस लेंस के द्वारक को भी बड़ा बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं। बड़ा द्वारक होने के कारण पर्याप्त प्रकाश दूरदर्शी में प्रवेश कर जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब चमकीला प्राप्त होता है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये अगर बड़ी नली है तो इसके अंदर एक छोटी नली लगी होगी, तो नली के अन्य सिरे पर एक छोटी नली लगी होती है जिसके अंतिम सिरे पर या आखिरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का अवर्धक उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस हमारी आँख की ओर होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। छोटा द्वारक होने का कारण यह है कि जिससे प्रकाश हमारी आँख में पूरी तरह से प्रवेश कर पाए, यानी कि वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है हमारी आँख में पूर्ण रूप से प्रवेश कर पाए। यह नली दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित होती है, जिसको एक दूसरे के अंदर आगे पीछे खिसकाकर समायोजित किया जा सके। और नेत्रिका जो यहाँ पे लगा होता है, इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। नेत्रिका नली में नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं जो प्रतिबिंब के समायोजन के समय काम आते हैं। तो ये सब आप इतना शॉर्ट में इसके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। और इसका समायोजन कैसे करते हैं ये भी एक पॉइंट होता है। समायोजन का मतलब इसको किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा नेत्रिका नली को आगे पीछे खिसका कर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस पर बने, और इसके बाद नेत्रिका के फोकस पे लगे क्रॉस तार और वस्तु के प्रतिबिंब के बीच के लंबन को दूर किया जाता है। तो ये इसके समायोजन में आप इतना लिख सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें तो ये सब आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया। ये आप जो हमने बोला है वही है, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में आपको ये पढ़ना है कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसका आवर्धन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका डायग्राम है। अब इसमें इसके इमेज को बनाया गया है। एक कोई वस्तु है, बहुत दूर स्थित है, ए बी वस्तु हमारी क्या है, ए बी, ये बहुत दूर स्थित है। लेकिन जब इसको हम साधारण तरीके से अपनी आँख से देखते हैं तो ये हमारी नेत्र पे अल्फा कोण बनाती है। और अगर हमारी आँख पे ये अल्फा कोण बना रही है तो जाहिर सी बात है कि अभिदृश्यक अगर रखा जाएगा हमारे आँख के स्थान पे यहाँ पे, तो उस पर भी ये पहले कितना एंगल बनाएगी, अल्फा। अब इसके बाद के डायग्राम में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो आने वाली समांतर प्रकाश की किरणें हैं ये अभिदृश्यक से अपवर्तन के पश्चात सीधे कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पर। किसके फोकस पर, अभिदृश्यक के फोकस पर। और यहीं पे इस वस्तु AB का पहला प्रतिबिंब A1 B1 बन जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ठीक इसको दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे ये प्रतिबिंब A1 B1 इस नेत्रिका के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए, क्योंकि हमें इस वस्तु का जो ये वस्तु है किसके लिए, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए जो वस्तु है आभासी वस्तु A1 B1 का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिल सके। तो इसको जब व्यवस्थित कर लेते हैं, ऐसा व्यवस्थित करते हैं कि यहाँ पे
A1B1 E और FE डैश के बीच में आ जाए, और जब ये आ जाएगा तो ये A1B1 इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। अब इसका कंसेप्ट आप जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी वही केस अप्लाई होती है। इस A1B1 का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमारी आँख से अर्थात नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे ये नेत्रिका पे एक एंगल बना रहा है जो है बीटा, और बीटा क्या है, अल्फ़ा से बड़ा है। और यहाँ पे अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शीर्षाभिमुख कोण हुए। ये कैसे कोण हुए, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे आप इसके इमेज फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, चित्रानुसार एक वस्तु AB है जो दूर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब अभिदृश्यक द्वारा A1B1 अभिदृश्यक के फोकस पर प्राप्त हो रहा है। अब ये जानते हैं आप लोग कि अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो यहाँ पे आपको ये इमेज अभिदृश्यक के फोकस पर मिल रहा है। अभिदृश्यक से बने प्रतिबिंब A1B1 को अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभिदृश्यक से बना प्रतिबिंब A1B1 नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है। और जब इसे नेत्रिका को जब इसे का मतलब जब नेत्रिका को दंतुर चक्र व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित किया जाता है और A1B1 को FE डैश और E के बीच लाया जाता है तो इसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब A2B2 प्राप्त होता है जो नेत्रिका से D दूरी पर होता है। तो ये सब आप इसके इमेज फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। और ये A2B2 AB के सापेक्ष क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़ा होता है। वास्तविक, उल्टा और बड़ा होता है किसके सापेक्ष, AB के सापेक्ष। लेकिन अगर हम A1B1 के सापेक्ष देखेंगे तो ये वाला इमेज आपका क्या होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। अब ये कौन सी वस्तु की बात की जा रही है, A1B1 की बात की जा रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो यहाँ पे ये केस आपको लिखनी है इसके इमेज फॉर्मेशन में, अगर पूछता है तब। बाकी तो ये सिस्टम आप जान ही रहे हैं किस तरह से इमेज बनता है। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब समांतर आएंगी किरणें एक दूसरे से और लेंस से उसका अपवर्तन होगा तो इमेज कहाँ मिलता है, फोकस पे। इसलिए यहाँ पे अभिदृश्यक के फोकस पे A1B1 बना। अब ये A1B1 इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है। और ये जो इमेज बना है ये AB के सापेक्ष कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा है। लेकिन A1B1 के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ये आभासी है, सीधा है और A1B1 से बड़ा है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और ये इमेज हमको कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। तो ये इसका डायग्राम है। अब इसमें इसके आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। कोई भी दूरदर्शी हो, चाहे वो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या न्यूटोनियन हो या कैसेग्रेनियन हो, तो इन सभी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है। जैसा कि आवर्धन क्षमता आपने किस में पढ़ा था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, वही आवर्धन क्षमता का सूत्र इसमें भी है। अब इसके आवर्धन क्षमता के सूत्र में आप m = β/α ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से बोली जाएगी वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें ऐसा आप बोलिए, दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब, दूरदर्शी द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण यानी कि बीटा, तथा वस्तु द्वारा बिना दूरदर्शी के आँख पर बने दर्शन कोण अर्थात अल्फा का अनुपात दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसलिए m = क्या हो जाएगा, β/α। यहाँ पे देखिए बीटा क्या है, ये तो नेत्रिका पे एंगल है,
यहाँ पे देखिए आप, बीटा क्या है, नेत्रिका पर बना कोण है, लेकिन हमारी आँख इसके बहुत समीप होती है, इसलिए यही वाला एंगल हमारी आँख पे भी माना जा सकता है। तो इसका डायग्राम यहाँ पे आपको जैसे दिखाई पड़ रहा है ठीक इसी तरह से आप बनाएंगे, या फिर जैसा आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे स्पष्ट है, आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र डिराइव करना है। तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो बेसिक फार्मूले का यूज ज़रूरी है। इस बेसिक फार्मूले का यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यही बेसिक फार्मूला लिख के और यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माना दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम है। आवर्धन क्षमता कितनी है, कैपिटल यम है, अतः m इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा बाई अल्फ़ा, है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग चित्र से। चित्र से आपको क्या मिलेगा, आप वही वैल्यू निकालें जिसकी आपको यहाँ पे फिक्स वैल्यू दी गई है, उसी में अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल के यहाँ पे रखें। तो चित्र से आपको क्या मिल रहा है, बीटा को अगर देखें तो tan ऑफ बीटा आपको यहाँ से मिल सकता है। tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 b1 बाई कितना, यहाँ पे आपको मिलेगा a1 e, ये मिल जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं बीटा बराबर a1 b1 बाई कितना, a1 e। मतलब एंगल को अगर छोटा सा मान लिया जाए तो tan ऑफ बीटा लगभग बीटा के बराबर होगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। आपको बहुत बार बताया गया है। अब इसी प्रकार आपको इस ट्रायंगल में चलना है, a1 b1 और o में। इसी प्रकार त्रिभुज a1 b1 o से, और यहाँ पे किस ट्रायंगल से आप चले थे, चित्र से कौन से त्रिभुज में चले थे, a1 b1 e से। ये चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो इसी प्रकार आप जब चलेंगे किससे, a1 b1 और o से, तो आपको मिलेगा tan ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू a1 b1 बाई कितना, a1 o, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही हम लिखने वाले हैं, tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू a1 b1 बाई कितना, a1 o, ये मिल जाएगा। या आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, a1 b1 बाई कितना, a1 o। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा और बीटा की, तो आप लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें, आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू a1 b1 बाई कितना, a1 e डिवाइड बाई a1 b1 बाई कितना, a1 o, ऐसा मिल जाएगा आपको। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू a1 b1 बाई कितना, a1 e इंटू, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा a1 o डिवाइड बाई क्या, a1 b1, ऐसा मिल जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मिला कितना, m इज इक्वल टू a1 o बाई कितना, a1 e। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू आपको मिल गई तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और देखें, a1 e की वैल्यू कितनी है, u, और इसको लिखा गया है नेत्रिका के लिए ue। और आपको क्या दिया गया है, a1 o, ये आपका क्या है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी,
A1O से अगर देखेंगे तो ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, क्योंकि FO पॉइंट जो है ये अभिदृश्यक का फोकस बिंदु है। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, FO, मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी। यदि A1O इज इक्वल टू क्या हो, FO, तथा A1E इज इक्वल टू कितना हो, -UE, क्योंकि हम लोग चिन्ह सहित चलेंगे। तो जब चिन्ह सहित चलेंगे तो सारी वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू A1O की वैल्यू आपने रखी कितना, +FO -UE, ऐसा मिल जाएगा। यानी कि आपको मिला M इज इक्वल टू कितना, -FO बाई कितना, UE। मतलब आपने यहाँ पे जो भी किया है चिन्ह सहित मान रखा है आपने, और वही चिन्ह सहित मान उठा के यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया है। तो आपको मिल गया कितना, M इज इक्वल टू -FO बाई कितना, UE। अब यहाँ पे देखिए, अब ये शिफ्ट हो सकता है। M का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। M का मान किस पे निर्भर करेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग M का मान भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये भी देख लीजिए, M का मान किस पे निर्भर करता है, M का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखें ये कैसे, अगर ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना है तो ये दूरी D है, और हो सकता है ये प्रतिबिंब इधर कहीं बने या अनंत पे बने, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको M को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे पहली केस, इसके आधार पर क्या कह सकते हैं, पहली केस जब प्रतिबिंब कहाँ बने, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे नेत्रिका के लिए लेंस के सूत्र से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किसने बनाया है, नेत्रिका ने बनाया है। तो यहाँ पे आप वही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही आप लिख दीजिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब D पर बने, तब नेत्रिका के लिए अपवर्तन के सूत्र से, नेत्रिका के लिए अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत ईजी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी आप रखेंगे तो आपको रखना पड़ेगा नेत्रिका की फोकस दूरी, मतलब FE, ये रखेंगे, चिन्ह सहित मान रखिए यहाँ पे। और v इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ये इमेज इधर से बना है तो आप ये दूरी माइनस में रखेंगे तो -d, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -UE। तो यहाँ पे आप लिख दें FV तथा u का मान नेत्रिका के लिए लेंस के सूत्र में रखने पर
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1/FE इज इक्वल टू 1/-D माइनस 1/ कितना -UE, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। अगर यहाँ से 1/FE एग्जैक्टली कॉमन लें राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा 1/UE इज इक्वल टू 1/FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई कितना D, ये मिल जाएगा। अब 1/UE का मान किस में रखने पर, अभी आपको मिला m इज इक्वल टू -FO बाई कितना मिला UE में रखने पर। ये आपका बेसिक फार्मूला है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मैग्नीफिकेशन का। इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। अभी आपको बताया गया, जस्ट यही प्रूफ होके आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं m इज इक्वल टू कितना आया है -FO/UE। अब इसी में 1/UE का मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, m इज इक्वल टू, आप एग्जैक्टली ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें तो आपको मिलेगा कितना -FO/, यहाँ पे हम कर देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, 1/FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई कितना D। तो यहाँ से एग्जैक्टली आपको क्या मिला, m इज इक्वल टू -FO/FE अंडर ब्रैकेट 1 प्लस FE बाई D, ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये तब का मैग्नीफिकेशन है जब प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था। मतलब ये कि नेत्रिका से जो अंतिम प्रतिबिंब मिल रहा है वो D दूरी पर बनेगा, तो आप मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला यूज करेंगे। और जनरल केस में अगर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला रखना है तो आपको ये फार्मूला रखना पड़ेगा। और इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई यल हो तो समायोजन के पश्चात क्या होता है, समायोजन के पश्चात आपको बताना है अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को ही दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं। ये आपको सूक्ष्मदर्शी में भी बताया गया था। तो समायोजन के पश्चात अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को यहाँ पे दूरदर्शी की लंबाई बताएंगे। तो समायोजन तो इसका हो गया, A1 B1 आपका FE डैश और E के बीच में आ गया, अंतिम प्रतिबिंब भी D पर मिल गया। तो यहाँ पे ये दूरी क्या है, FO प्लस UE के बराबर है। तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, FO प्लस UE। अब यहाँ पे ये कैपिटल L लिखते हैं या स्मॉल L लिखते हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता है, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बताया था कि यहाँ पे माइनस या प्लस सिंबल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दूरी है। और जब मैग्नीफिकेशन या इस टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे तो भी चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू है वो रख के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम बताएंगे। अब हम बताते हैं कि जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर। इसकी दूसरी केस है जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पर बने। मतलब जो नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा ये आपको यहाँ पे अब बताना है। तो अगर अनंत पे बनेगा तो ये सभी लाइनें ऐसे सीधे सीधे निकलेंगी और अनंत पे जाती हुई प्रतीत होंगी, मतलब एक दूसरे के समांतर निकलेंगी। आपको जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, ये डायग्राम अगर चाहें तो आप इस वाले ऑप्शन में बना सकते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, यही आपका डायग्राम है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हमें क्या बताना है, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अनंत पर।
मतलब ये A2B2 आपका कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पर हो, तब इस केस में नेत्रिका के लिए लेंस के सूत्र से आप नेत्रिका के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। यही काम कर रहे हैं आप। ये आपकी दूसरी केस है। अब नेत्रिका के लिए लेंस के सूत्र से आप चल रहे हैं तो f इज इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको क्या मिलेगा, FE, ये प्लस में रहेगा, और v इज इक्वल टू क्या रहेगा, इन्फिनिटिव। अब ये प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि इन्फिनिटिव की वैल्यू 0 ही आएगी। अब यहाँ पे आपको रखना है u इज इक्वल टू कितना, माइनस UE। तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाएगा FE इज इक्वल टू कितना, UE। आप ये वैल्यू जब रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, आप रख के देख सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे आप रखेंगे 1/FE इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटिव माइनस कितना, 1/-UE। तो यहाँ से आपको ये चीज़ 0 मिल गई। अब ये प्लस हो गया तो 1/FE इज इक्वल टू 1/UE है, तो FE इज इक्वल टू कितना होगा, UE। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस FO/UE में UE का मान रखने पर अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू कितना, माइनस FO/FE। ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकल रहा है, अगर मैग्नीफिकेशन आपको मैक्सिमम लेना है तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी बड़ी होनी चाहिए, और अगर मैग्नीफिकेशन कम लेना है तो जाहिर सी बात है FE बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से इसको ऐसे हम कहते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो FO का मान ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी फोकस दूरी ये ज़्यादा होनी चाहिए, और FE का मान कम होना चाहिए। मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी अगर कम होती है उस केस में भी मैग्नीफिकेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बताते हैं, इस दशा में किसकी लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई अगर यल हो तो यल का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका FO है, और यहीं से A1 B1 हट के कहाँ पे आएगा, FE डैश पे आ जाएगा। तभी आपको प्रतिबिंब कहाँ पे मिल सकता है, अनंत पे। तो जब A1 B1 किस पे होगा, FE डैश पे, तो हमको जाहिर सी बात है इमेज कहाँ मिलेगा, अनंत पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब वस्तु फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे मिलता है। तो मतलब इस समायोजन को इस प्रकार किया जाएगा कि ये A1 B1 नेत्रिका के जस्ट फोकस पर ही आ जाए, तो आपको इमेज कहाँ पे मिलेगा, अनंत पे मिलेगा, डी पर नहीं मिलेगा। ये A2 B2 अनंत पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको FE रखनी है, और ये दूरी ऑलरेडी क्या है, FO आपका यहाँ पे रहेगा। मतलब यहीं पे FO रहेगा और यहीं पे FE भी रहेगा। दोनों को इस प्रकार से समायोजित करेंगे, यहीं पे आपका खिसक के कौन आ जाएगा, यहीं पे आपका FO भी आ जाएगा। अब इस केस में दूरदर्शी की लंबाई, इस दशा में दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, L बराबर FO प्लस FE, ये हो जाएगी। अभी इसके पहले आपने पढ़ा L इज इक्वल टू कितना, FO प्लस UE। अब यही UE किसके बराबर हो गया है, FE के, तो वही FE
यहाँ पे रख दिया गया है एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे FE तो यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी फार्मूले आप अब तक आपने पढ़े उन सभी में एक चीज़ तो कॉमन लग रही थी, मतलब O/E ये वाला कॉन्सेप्ट माइनस में, जैसे VO/UE ऐसा, फिर इसके बाद आपको मिला FO/ कितना FE ऐसे में करके मिला, या UE मिला। तो इस तरह से आपको दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ऐसा आपको अब तक मिला है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखें, और आप अगर सभी फार्मूलों का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि एक स्थान पे लिख लें और उसका कंपैरिजन करें, तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने में, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए